हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोगों का अभी तक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का कवर हो चुका है। तो आज हम उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, वो हम लोग एक एक करके एक बार रिव्यू कर लेंगे और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे हैं अभी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चन सबसे पहले देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन अकाउंटिंग। तो बच्चों, आपको ये चीज़ याद होगी, मैंने आपको डेफिनेशन याद करवाई थी। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो अकाउंटिंग प्रोसीजर पढ़ा था, जिसमें हमने याद रखा था आई एम रणछोड़ दास चाचड़, शिमला आया चतुर। ठीक है, तो इससे हमने ये याद किया था कि आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, एनालाइज करते हो और कम्युनिकेट करते हो यूजर्स को। ठीक है, तो बस इसी से आपको वो मैंने एक डेफिनेशन याद करवाई थी, तो बस वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। चलिए थोड़ा बहुत आप ओन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग देम इन जनरल। देखो वही बात बोल रहा है कि वो प्रोसेस है कि आप इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिन पे B+M का रूल लग रहा था, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल नेचर के जो है वो, उनको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में। हमने याद ये देखा था कि रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, क्लासिफाई करते हैं लेजर में, उनको उनके अकाउंट में भेज देते हैं। ठीक है, एंड समराइजिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो पूरी डेफिनेशन आपकी कवर हो रही है। समराइज करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं एनालाइज करके उसको हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। कौन कौन होते थे यूजर, जैसे ओनर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। तो बस आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके इसी में आई एम रणछोड़ दास चाचड़, शिमला आया चतुर में ही पूरी आपकी डेफिनेशन कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको डिफाइन अकाउंटिंग में यही लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड प्रोडक्ट क्या है भाई हमारी अकाउंटिंग का, तो आपको ये पता है। जैसे हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है, हमारी हर क्लास के बाद एंड प्रोडक्ट हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है। सिमिलरली हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं कंपनी के, उनका एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चों क्या होता है, आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जिससे हमारा बेसिकली क्या पता चलता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कंपनी को, ये पता चलता है। और बैलेंस शीट से बच्चों हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज असेट्स कितने हैं कंपनी के पास, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, तो बस आपको पता है कि अब आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चों, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। क्योंकि हम ये सबसे एंड में इसको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होने के बाद हम इनको एंड में प्रिपेयर करते हैं टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो क्या है इसमें देख लो ज़रा। इनकम स्टेटमेंट्स, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट includes trading and profit and loss account. It ascertains the financial results of a business in terms of gross or net profit or loss. ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकलता है। ये चीज़ अभी हम बहुत डिटेल में आगे जाके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर है उसमें आप ये बनाना सीखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना कैसे है, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, कैसे नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका चिंता नहीं करना, अभी टेंशन नहीं लेना, बस इतना समझ लो कि एंड प्रोडक्ट भाई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। ठीक है, और ये हमारी बैलेंस शीट क्या बताती है बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो जिसमें कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं बिजनेस के, हमारे जो यूज़र्स हैं उनको उसके थ्रू पता चल जाता है ये देखकर। तो आपको समझ में आ गया कि एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन्यूमरेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमने बच्चों पढ़ा था कि उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग के। तो यहाँ पे हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस भी किए थे, तो बस आपको वही सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिख देना है।
ठीक है, तो आपको बस बेसिकली वो हेडिंग्स याद रखनी है और बाकी का आपको ओन लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। एक हमने देखा था कि भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। फिर हमने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस जो है उसको डिटर्मिन करता है अकाउंटिंग करने से, ठीक है, उसका उद्देश्य ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना। और क्या है बच्चों, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को असर्टेन करना अकाउंटिंग का उद्देश्य है। फिर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे बिजनेस कैरी करते टाइम, तो उन डिसीजन मेकिंग में उनको असिस्ट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, ताकि वो अच्छे डिसीजंस, इफेक्टिव डिसीजंस ले सके। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, टू असेस द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसकी ईयर टू ईयर क्या ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, उसका असेसमेंट कर सके, उसका इवैल्यूएशन कर सके। तो वो हमारा अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है, या ऑब्जेक्टिव होता है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना। अगर कोई फ्रॉड या एरर्स हो रही हैं अकाउंटिंग में, उसको हमें पहचानना है और उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना है होने से। और एंड में क्या था बच्चों कि हम यूजर्स को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो बस आपको ऑब्जेक्टिव्स में जो भी उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर क्या है, लिस्ट एनी 5 यूजर्स हु हैव इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग। अब बच्चों इनडायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होता है, देखो डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल समझो। आपने ये तो देखा था कि जो हमारे यूजर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो बच्चों आपने यहां पर देखा था कि जैसे हमारे ओनर हो गए, है ना, मैनेजमेंट हो गए और एम्प्लॉयज हो गए, ये सब हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। फिर एक्सटर्नल में हमने बहुत सारे देखे थे, बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट, और उसके अलावा क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बहुत सारे हमने एक्सटर्नल यूजर्स भी देखे थे। अब क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं, अब जैसे इनमें ओनर का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा बिजनेस में, मैनेजमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा, एम्प्लॉयज का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा। इवन एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे हमारा बैंक का डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई बैंक ने तो लोन दिया हुआ है तो उसको पैसा लेना है वापस, क्रेडिटर्स ने उधार दिया हुआ है तो उनको पैसा लेना है वापस, इसलिए उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, मतलब जो डायरेक्टली तो उसको कंट्रोल नहीं करती हैं बिजनेस के उस चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अब देखो अपन देख लेते हैं कि 5 यूजर्स कौन कौन से हैं जिनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। जैसे एक तो है बच्चों ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, एक हो गया लेबर यूनियंस, कस्टमर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और टैक्स अथॉरिटीज। ये सब जो हैं इन पांचों का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। तो बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि बच्चों ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्टली फंड नहीं कर रही हैं। जैसे बैंक डायरेक्टली फंड कर रहा है पैसा और डायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस के कंडक्ट से कनेक्टेड है। सिमिलरली क्रेडिटर्स भी बिजनेस के कंडक्ट से कनेक्टेड हैं। ये उस लेवल पे उतना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, इसलिए आप ये 5 यूजर्स लिख देंगे। चलिए अगला क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स। बच्चों हमने देखा था कि जो लॉन्ग टर्म जो लेंडर्स हैं, जैसे एग्जांपल हमारा बैंक 10-10 साल के लिए हमको लोन देता है, तो इनका इंटरेस्ट क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इनका इंटरेस्ट क्या है, इससे वो क्या पता लगाना चाह रहा है। तो हमने पढ़ा था कि वो देखता है कि भाई हमारा लोन चुका पाएंगे या नहीं, बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस क्या है, क्या वो हम जो इतना उनको लोन देंगे वो हमको टाइमली रीपे कर पाएंगे कि नहीं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉन्ग टर्म लेंडर्स आर रीपेइंग कैपेसिटी। वो रीपेइंग कैपेसिटी देखेगा बिजनेस की कि भाई ये हमारा लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा। लिक्विडिटी मतलब आपने देखा था, लिक्विडिटी मतलब अब आप ये देखिए, मतलब आप इजीली उनसे कैश वापस ले पाएंगे कि नहीं, लिक्विडिटी है कि नहीं बिजनेस में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशंस कैसे कैरी हो रहे हैं उस बिजनेस के, वो देखेंगे। पोटेंशियल ग्रोथ क्या है कंपनी की या बिजनेस की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो
देखेगा, लॉन्ग टर्म लेंडर देखेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ों से वो जज करेगा कि हाँ भाई इस कंपनी को मैं लोन दे सकता हूँ या नहीं। चलिए अगला, फिर हम देखेंगे हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बच्चों हमने अभी देखा कि यूजर्स हमने दो टाइप के देखे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमको याद है कि एक्सटर्नल में हमने बहुत सारे यूजर्स पढ़े थे। चलिए एक बार अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या थे। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा या उनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होगा। अभी हमने देखा था इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वाले यूजर्स कौन है, ठीक है। However, they are not a part of management. They do not have direct access to the internal data of the firm. जो external users हैं बच्चों, ठीक है, हमारे internal जो users हैं उनके पास direct access होता है, जो फर्म का डेटा होता है, इंटरनल डेटा होता है, लेकिन हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ठीक। एंड यूजेस द पब्लिश डेटा। तो ये क्या करते हैं बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह निकलती हैं वो उसी डेटा पे भरोसा करते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं अपना डिसीजन लेने में। तो वही पब्लिश डेटा यूज करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीज एक्सेट्रा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स आर गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटीज हो गया, लेबर यूनियंस हो गया, ठीक है। फिर हमने क्रेडिटर्स भी देखा था, इन्वेस्टर्स भी देखा था। तो आप ये सब एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में इस क्वेश्चन में समझा दिया। चलिए फिर एन्यूमरेट इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी नीड मैनेजमेंट को क्यों है। अब आपको एक चीज़ तो बहुत ही सिंपल पता है कि भैया डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है वो। सबसे पहला तो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग करने में हेल्प करता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है कि फंड्स कितने हमें यूज़ करने हैं इस प्रोजेक्ट में, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बच्चों, ठीक है। कॉस्ट, हमारे कितने कॉस्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, बिजनेस की साउंडनेस क्या है, ये सब चीज़ों में मैनेजमेंट को जज कर पाता है, मैनेजमेंट इवैल्यूएट कर पाता है कि हाँ हमारा बिजनेस ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर कंपेयरिंग करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इट्स ओन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यही बच्चों कि मेरा जो फर्स्ट एक साल का, मेरा जो फर्स्ट ईयर के जो हैं उसको मैं, एक मिनट, अब देखो हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मेरे 5th ईयर के जो बुक्स हैं उनको मैं कंपेयर कर सकूं किसी भी ईयर के, 4th से, 3rd से, 2nd से, 1st से, तो ये मेरे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो उनसे अब जैसे मेरा इस साल 5th ईयर का जो है उसको मैं पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकूं और देखूं कि भाई अच्छा पिछले साल में मैंने ऐसा परफॉर्म किया था, इस बार क्या मैंने बेटर परफॉर्म किया है, मेरी इस बार ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। ये सब चीज़ें मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट को मिल पाती हैं, वो इवैल्यूएट कर पाते हैं, वो जज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था, आपने देखा कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करने में हेल्प करता है और उससे वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जज कर पाते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यूज। अब वो बोल रहे हैं कि रेवेन्यूज के 3 एग्जाम्पल दे दो भाई। अरे आपको ये तो पता है कि बहुत ही सिंपल है, सेल्स से आपका रेवेन्यू आता है, इंटरेस्ट अगर आपको किसी, आपने फिक्स डिपॉजिट किया या कुछ भी आपने किसी और को लोन दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट मिल सकता है, वो आपका रेवेन्यू हो गया। आपने अगर शेयर्स वगैरह में पैसा डाला हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो भी आपका रेवेन्यू हो गया। तो उन्होंने बता दिया कि भाई रेवेन्यू के एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो 3 आप अपने मन से या ये वाले एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमको बहुत सिंपल पता है, डेटर्स क्या था बच्चों, डेटर्स वो था जिसको हमने उधारी पे माल बेचा, वो हमारा डेटर हो गया। जिससे हमने उधारी पे माल खरीदा वो हमारा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो बस अब आपको यही डिस्टिंग्विश करना है। क्या, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर लाइबल टू पे मनी टू अ फर्म दैट आर, है ना, तो जो लोग हमें फर्म को लाइबल हैं पे करने के लिए वो हमारे डेटर हो जाएंगे। पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द फर्म इज लाइबल, ऐसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिनको फर्म ओ करती है, फर्म लाइबल है उनको पे करने के लिए, वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। नेचर क्या है बच्चों,
इनका डेबिट बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि हाँ, लेकिन आप इतना याद रखो कि डेबिट बैलेंस डेटर्स का होता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर्स का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। जब आप जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ेंगे आपको हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगी। पेमेंट्स, अब बच्चों पेमेंट्स इनसे रिसीव करते हैं और इनको हम पे करते हैं। तो पेमेंट्स आर मेड टू देम, क्रेडिटर्स को पेमेंट्स करते हैं और डेटर्स से पेमेंट रिसीव करते हैं। अब इनको हम कहाँ दिखाते हैं, असेट्स में दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे करंट असेट्स होते हैं डेटर्स। क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको 1 साल के अंदर ये हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, करंट असेट। और आपने देखा था हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो 1 साल के अंदर बोझ हमें निपटाना है, अपना ड्यू क्लियर करना है, ठीक है, तो वो भी लेस देन 1 ईयर जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हमारी होती है करंट लाइबिलिटीज। तो अब आपको ये पता है कि ये कहाँ दिखाएंगे आप, करंट असेट्स के हेड के अंडर दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और ये आप कहाँ दिखाएंगे बच्चों, करंट लाइबिलिटीज के हेड में दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बस आपको ये इतना सिंपल सा डिफरेंस है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, आप सब लिख सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव 2 रीजंस। अब वो बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है तो फिर उसका यूज ही क्या है। उसका वन ऑफ द मेजर यूज है कि उसका कंपेरेबल होना, उसको हम कंपेयर कर सके। हमने 2 तरीके से देखा था, कैसे कंपेयर कर सके, इंटर फर्म या इंट्रा फर्म, ठीक है। क्या क्या था देख लेते हैं, चलो। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो पहला, कंपेरेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन इंटर फर्म कंपेरिजन, इंटर फर्म कंपेरिजन में हेल्प करता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन असेसिंग वायबिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ वेरियस पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फर्म्स। तो इंटर फर्म में बच्चों क्या होता है कि जो दूसरी फर्म्स ने पॉलिसीज वगैरह अडॉप्ट करी हैं उनसे हम अपनी फर्म की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं, अपने फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने फर्म के परफॉर्मेंस को हम कर सकते हैं कि हाँ अच्छा उन्होंने बेटर क्यों किया या हम कहाँ बेटर हैं। तो इस तरीके से हम उनके फर्म से अपनी फर्म को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटर फर्म कंपेरिजन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंट्रा फर्म कंपेरिजन। इंट्रा फर्म में मतलब बच्चों क्या, हमारे ही फर्म के परफॉर्मेंस को हमारे प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंसेस से कंपेयर करना, ठीक है। That helps in determining the changes and also to ascertain the results of various policies and plans adopted in different time periods. This also helps to figure out the errors, ascertain growth and assist in the management planning. तो ये हमारी ग्रोथ को भी असेस करता है और मैनेजमेंट को प्लान करने में भी हेल्प करता है। सपोज पिछले साल में हमारा किसी चीज़ का जो है कॉस्ट कम हुआ था, लेकिन इस साल थोड़ा उस चीज़ का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, वो खर्चा ज़्यादा हो गया, तो हम इवेल्युएट करेंगे कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि ये खर्चा हमारा बढ़ गया, पिछले साल तो कम था। तो ये सारी चीज़ें हमें कंपेयर करके ही समझ में आती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कंपेरेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वायलेटेड। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया गया तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो है वो वायलेट हो जाएगी। तो बच्चों हमने ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी, आपको याद होगा, आपको शॉर्टकट याद है, रोज रोज उठकर चाय, दैट इज रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आंसर। इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, रिलायबिलिटी, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आर वायलेटेड। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बच्चों क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या क्या होगा, हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम उन पर भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, उनको समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी वॉयलेट होंगी, ये तीनों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी वॉयलेट होंगी। दिस इज बिकॉज इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड देन मीनिंगफुल कंपेरिजन में नॉट बी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मीनिंगफुल कंपेरिजन। डेटा इज नॉट ट्रस्टवर्दी, तो हम उस पर रिलाई भी नहीं कर पाएंगे, विच में लीड टू फॉल्टी कंक्लूजन्स, उससे फॉल्टी कंक्लूजन्स हम लोग जो है वो हम लोग
गलत कंक्लूजन्स बना लेंगे, अपने गलत धारणाएं बनेंगी। अगर अकाउंट्स हमारे क्लियर नहीं होंगे तो यूज़र्स को गलत पिक्चर दिखाई जाएगी, अगर हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू अग्री, एक्सप्लेन। तो बच्चों ये बस पूछ रहे हैं कि क्या अकाउंटिंग का रोल चेंज हुआ है हमारे जो साल में, इवॉल्व हुई है क्या हमारी अकाउंटिंग? तो जी हाँ, बिल्कुल हुई है। पहले जो बच्चों अकाउंटिंग होती थी वो सिर्फ इसलिए होती थी कि भाई जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, उनको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अब जो बच्चों अकाउंटिंग होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब उसका परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, यूज़र्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, यूज़र्स उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, तो वो जिस तरीके से चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से हमारी अकाउंटिंग को भी इवॉल्व होते जाना पड़ रहा है। तो चलो आंसर देख लेते हैं। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज एवर चेंजिंग। While in earlier times, accounting was merely concerned with recording the financial events. सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स रिकॉर्ड करने से मतलब था पहले, earlier times में। ठीक है, that is record keeping activity. However, nowadays, accounting is done with the rationale of not only maintaining records, but also providing, and सिर्फ records को maintain नहीं, बल्कि information provide करना भी उसका एक मोटिव बन गया है। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस अकाउंटिंग, हमारे जो वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी उसका एक मोटिव बन गया है। द नीड ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट ओवर ड्यू टू द एवर चेंजिंग एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारा डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, ये नीड उसके कारण आया है। ठीक है, विच इज़ मोर कॉम्पिटिटिव, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, अब बहुत कॉम्पिटिशन आ गया है मार्केट में हर बिजनेस के लिए। एंड द नेचर नाउ देन इट वॉज इट, अर्लियर टाइम्स में उतना कंपटीशन नहीं था बच्चों। फर्दर देयर आर वेरियस रेलिवेंट एक्टिविटीज लाइक डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन दैट मेक्स दीज चेंजेस इन द रोल ऑफ अकाउंटिंग इनएविटेबल। इसलिए हम अकाउंटिंग को चेंज हुए बिना रह ही नहीं सकते। अकाउंटिंग को चेंज होना ही पड़ेगा क्योंकि नीड्स इतने अराइज हो रहे हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, पहले आप वो छोटे से नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, आज आप देखिए कितने कितने हाई लेवल के फ़ोन। आपने तब सोचा था कि आप इस लेवल के फ़ोन यूज़ करेंगे, इस तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक होगा? नहीं सोचा था। लेकिन अब आप देखो, इसी तरह से अकाउंटिंग भी हमारी टाइम के साथ धीरे धीरे और इवॉल्व हो रही है और होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे जो नीड्स आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी अकाउंटिंग भी इवॉल्व होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लें। गिविंग एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें बस आपको सिंपली समझाना है फिक्स्ड असेट्स, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कैपिटल। ये बच्चों हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो ये आपको अच्छे से सारे इनकी सबकी डेफिनेशंस आती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर समझा देना है सारी चीज़ें, ये सारे टर्म समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ विल यू डिफाइन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। हम रेवेन्यूज का भी देख चुके हैं कि जो हमारी डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड जो सेल प्रोसीड्स होती हैं उनको हम रेवेन्यू बोल देते हैं, और खर्चा उन्हीं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए आप सिर्फ चैप्टर अगर अच्छे से करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड अदर्स टू फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द अकाउंटिंग डिसिप्लिन। अब वो बोल रहे हैं कि क्या रीज़न है कि जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं या जो दूसरे लोग हैं उनको अकाउंटिंग डिसिप्लिन से हम मुखातिब करा दें। ठीक है, बेसिकली फैमिलियराइज करा दें। तो चलो देख लेते हैं। एवरी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स मस्ट अंडरस्टैंड। पहली बात उन्होंने क्या बोली कि भाई हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए कि जो हमारे यूजर्स हैं, अकाउंटिंग यूजर्स हैं, उनको सब कुछ समझ में आए और वो उसके थ्रू रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर पाएँ और अपने डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाएं कि हमारे यूजर्स उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ और अपने डिसीजंस ले पाएँ in the same manner without any ambiguity. The reason for why business students and others should familiarize themselves with the accounting discipline are given below. Reasons क्या क्या हैं बच्चों? It helps in learning the various aspects of accounting. ठीक है, तो आपके अकाउंटिंग के जो दूसरे सारे एस्पेक्ट्स हैं वो हेल्प करता है लर्न करने में। आपको हेल्प करता है लर्न करने में कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं,
ठीक है। फिर आपको हेल्प करता है लर्न करने में कि हमें समराइज कैसे करनी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज हमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, ये सब कैसे बनाना है, उसमें हेल्प करता है समराइज करने में। इट हेल्प्स इन लर्निंग हाउ टू इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विथ रिलेटिव एक्यूरेसी। वो ये हेल्प करता है कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, उससे रिजल्ट या परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट देख के पता कर ले कि अच्छा बिजनेस ने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया है। तो ये सब चीज़ें सीखते हैं आप, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। हमारे शॉर्ट आंसर्स तो हो गए बच्चों, अब कुछ लॉन्ग आंसर्स और देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, डिफाइन अकाउंटिंग एंड स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। भैया ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफाइन अकाउंटिंग में आपको बच्चों वही आई एम रणछोड़ दास चाचड़ शिमला आया चतुर को यूज करते हुए पूरी डेफिनेशन को लिख देने का है, और ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट आंसर्स में। तो इसको बस जल्दी से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या है, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। यहाँ आ गया रिकॉर्डिंग them in journal, classifying in respective accounts and summarizing them in profit and loss account and balance sheet and communicating results to the users of such information, that is owner, government, creditor, investors etc. तो बस ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है, और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लो अब जरा क्या क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक वे में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो पाए। बस ये हेडिंग्स याद रखना है, अंदर का लैंग्वेज आप मन से लिखते जाना, जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में। फिर सेकंड क्या है, डिटर्मिनिंग प्रॉफिट अर्न और लॉस, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो डिटर्मिन करने में हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है, तो उसका उद्देश्य वही है कि हमें उसमें हेल्प करे। फिर उद्देश्य तीसरा क्या है कि असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स कितने लाइबिलिटीज, उसको असर्टेन करने में हेल्प करना। असिस्टिंग मैनेजमेंट को डिसीजंस वगैरह लेने में असिस्ट करना। असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस की प्रोग्रेस को असेस करना, इवैल्यूएट करना कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। फिर एक क्या था, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, इवेंचुअली फाइनली जाके यूजर्स को हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नेसेसिटेटेड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे बच्चों जिनके कारण ज़रूरत पड़ी कि हम सिस्टमैटिकली अकाउंट करें। तो अब ज़रा वो फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो अब इसमें बच्चों क्या करना है, देखो जो आपने वो याद रखा था ना, आई एम रणछोड़ दास चाचड़ वाला, बस उसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए इसका आंसर दे देना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग को नेसेसिटेट करते हैं, वो है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होंगे। दोज इवेंट्स दैट आर फाइनेंशियल इन नेचर आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ही जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन वही बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ मनी टर्म्स में, जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, वही हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इसमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे जैसे जो ऑर्डर में हमारे ट्रांजैक्शन घटनाएं घटती जाएंगी, हम उसको उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे हम, दैट इज उनको अपने अपने लेजर में भेजेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड एंड पोस्टेड अंडर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, का रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में उनको भेजते जाएंगे आफ्टर उनको रिकॉर्ड करने के। उसके बाद समराइज करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर समराइज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये प्रिपेयर करके हम अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समराइज करेंगे। फिर क्या करते थे, एनालाइज और इंटरप्रेट करते थे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल यूजर्स टू एनालाइज करना, यूजर्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है इन अ प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। दीज अकाउंटिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, statements, charts that leads to easy communication and understandability by various users. Moreover, these facilitates in decision making में भी हेल्प करता है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने में भी हेल्प करता है। तो बस ये हमारा सेकंड वाले का आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया।
इसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में। तो अभी बस हमको कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाना और क्वेश्चन में क्या लिखना है वो देखते जाना है। चलो अब वो क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। बच्चों ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स थे, तो आपको बस सीधे याद आ जाना चाहिए यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर्स में मेरे कौन कौन थे? हाँ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ये सब चीज़ें आ रही थी मेरी। ठीक है, तो उनका बोल रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन नीड क्यों है, वाई, क्यों वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, उनका इंटरेस्ट क्यों है। तो बस आपको वो इस क्वेश्चन में ये सब एक एक करके समझाना है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। देयर आर वेरियस एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हु नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, एंड टू असेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस में हेल्प करता है। ठीक है, द वेरियस एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं भाई? चलो देखते जाते हैं एक एक करके। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले, तो ये क्या बोल रहे हैं? बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंस इन फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में हमको बिजनेस को फंड देते हैं। तो इसीलिए उनको क्या है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग लिक्विडिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, हमारा ड्यूज पे कर पाएंगे कि नहीं, बिजनेस सॉल्वेंट है कि नहीं। सॉल्वेंट मतलब हमारे सॉल्वेंट मतलब वही जो अपने डेट्स को क्लियर कर पाए, जो अपने ड्यूज को पे कर पाए। ठीक है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी उनकी, तो उस हिसाब से वो उनको लोन एडवांस करेंगे। इसीलिए बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों? क्योंकि क्रेडिटर्स वो हमको उधारी पे, हम उनसे सामान, उनसे गुड्स खरीदेंगे। ठीक है, हम उनसे उधार लेंगे, तो वो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे कि हम उनका उधार चुका पाएंगे कि नहीं। दीज आर दोज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू हुम अ बिजनेस ओज मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। हम उनसे क्रेडिट परचेजेस करते हैं गुड्स की, एंड रिसीविंग सर्विसेज। हेंस द क्रेडिटर्स रिक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट, उनको क्या जानना होता है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है बिजनेस की। ठीक है, ये हमारे सेकंड यूजर्स हो गए। तीसरे क्या है बच्चों? हमने इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पढ़े थे। इन्वेस्टर्स मतलब जो हमारे उसमें बिजनेस में निवेश कर चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो करने का सोच रहे हैं, जो इन्वेस्ट या निवेश करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो दे इन्वेस्ट और प्लान टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। Hence, in order to assess the viability and prospectus of their investment, creditors need information about profitability and solvency of the business. So, obviously, वो जानना चाहते हैं कि भाई हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं कि नहीं अपना। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आप 10 बार सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपना पैसा लगाऊं कि नहीं, मुझे यहाँ पे फ़ायदा होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देखते हैं। ठीक है, चलो फिर टैक्स अथॉरिटीज़ बच्चों, टैक्स असेसमेंट करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, तो दे नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट एंड टैक्सेबल इनकम। इसीलिए वो लोग हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि वो उस हिसाब से टैक्स को हमारे ऊपर लगा सकें, लेवी कर सकें। ठीक, नेक्स्ट गवर्नमेंट देखा था। गवर्नमेंट में क्या था बच्चों कि इट नीड्स इन्फॉर्मेशन टू डिटरमिन नेशनल इनकम, जीडीपी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेट्रा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती रहती है, चेंज करती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो ये चीज़ देख पाएगी कि हाँ, उनको अगर कुछ पॉलिसीज़ बनानी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो कैसे बना सकती है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड रहती है। तो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन असिस्ट द गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, मेजर्स एंड टू एड्रेस वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखा था बच्चों रिसर्चर। तो रिसर्चर वो हैं जो रिसर्च करते हैं। तो वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक एनजीओज एंड अदर इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसे क्रिसिल वगैरह एक होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जो वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो वो उसके लिए उनको क्या होता है बच्चों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उनको हमारी फर्म का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, एंड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स देयर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो ये वहाँ पे इसलिए वो लोग हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर कंज्यूमर का बच्चों हमने पढ़ा था कि एवरी बिजनेस ट्राइज टू बिल्ड अप रेप्यूटेशन इन द आइज ऑफ कंज्यूमर्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय सप्लाई ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब वो क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं कंज्यूमर्स कि भाई हाँ, हमें इतना कॉस्ट में सही क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं। ये लोग कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देती हैं कि हमारा कॉस्ट कैसे, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स वो चीज़ें देख सकते हैं। एंड पोस्ट सेल सर्विसेज एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइजेस। बिजनेस दैट हैज ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स असिस्ट द कस्टमर्स टू नो द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही जो मैंने आपको बताया
करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में हेल्प करता है, एंड अकॉर्डिंगली असेस द डिग्री ऑफ रीजनेबिलिटी ऑफ द प्राइस चार्ज्ड बाय द बिजनेस। तो कस्टमर ये देखता है कि भाई हाँ, मतलब इनको वाकई इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, तो ठीक है, ये जितना मुझसे इस प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहा है तो ये मुझसे सही चार्ज कर रहा है, एंड दस हेल्प्स इन बिल्डिंग रेपो विद द बिजनेस। तो वही, तो कस्टमर और बिजनेस का बॉन्ड अच्छा हो जाता है अगर उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उस कंपनी पे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए कंज्यूमर भी ऐसे रिलेटेड है। पब्लिक क्यों रिलेटेड है बच्चों? पब्लिक इज कीनली इंटरेस्टेड टू नो द प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट दैट द बिजनेस स्पेंड्स ऑन वेरियस पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो होते हैं उसमें कितना अमाउंट ये कंपनी डोनेट कर रही है, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, फंडिंग स्कूल्स को कितना फंड कर रही है, तो ये पब्लिक देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उसकी रेप्यूटेशन जो है, कंपनी की रेप्यूटेशन, वो पब्लिक जज कर लेती है किससे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिवील्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखें अब ज़रा। तो ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स आपने देख लिए कि आपके एक्सटर्नल यूजर्स का कौन कौन होते हैं और उनका इंटरेस्ट क्यों होता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। चलिए अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 बोल दें भाई, बहुत ईजी। व्हाट डू यू मीन बाय असेट? असेट क्या है बच्चों? असेट वही है ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमें बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए चाहिए, ऐसा रिसोर्स जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देने वाला है, वो हमारे असेट्स होते हैं, जिसको हम सेल के पर्पस से नहीं खरीदते। जिसको हम खरीदते हैं उसको बिजनेस में यूज़ करने के पर्पस से। इसको आप खरीद के बेचने का पर्पस आपका नहीं होता। दे आर नॉट फॉर रीसेल, ठीक है, वो आपके असेट्स होते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर असेट्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स भी समझा दो भाई। अरे कितना सिंपल। तो एनी वैल्यूएबल थिंग दैट इज मॉनेटरी वैल्यू विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, ओन करता है, उसका असेट है। इन अदर वर्ड्स असेट्स आर मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज और द लीगल राइट्स दैट आर ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने इससे बेटर डेफिनेशन डिस्कस की कि भाई आपको इकोनॉमिक, ये तो आप लिख सकते हो कि ओन्ड बाय द बिजनेस, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो उसके साथ कि ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्प करें और जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, वो हमारा असेट होता है। चलिए तो टाइप्स ऑफ असेट बच्चों क्या क्या होते हैं हमने सारे बहुत डिटेल में पढ़े। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आपको पता है जैसे हमारा बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट्स में आ जाते हैं। करंट असेट्स में बच्चों क्या आ जाते हैं? हमारे डेटर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमसे उधार पे लिया है। और क्या आ जाता है इसमें? हमारे गुड्स, स्टॉक, हमारा जो स्टॉक बचा हुआ है वो हमारा करंट असेट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा था। टेंजिबल असेट्स में बच्चों वो ऐसे असेट्स जिनको हम देख या छू सकते हैं, वो टेंजिबल असेट्स हो जाते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनको हम छू भी नहीं सकते, वो हमारे इनटेंजिबल असेट। जैसे हमारा क्या था? गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारे इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर वगैरह आपने ये सब देखा था, ये सब इंटेंजिबल असेट्स हैं। लिक्विड असेट्स ऐसे असेट्स बच्चों जो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है, या बहुत इजीली हम कैश में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम लिक्विड असेट्स बोल देते हैं। फिक्टिशियस असेट्स बच्चों हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था डॉक्टर मशहूर गुलाटी का एग्जाम्पल लेके। हमने फिक्टिशियस असेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट साथ में समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिए। बट यहाँ पे मैं बस आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि फिक्टिशियस असेट्स बच्चों कुछ नहीं, हमारे जो लॉसेस हमने अभी इकट्ठा खर्चा नहीं बुक किया है, हमारा 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, हम उसको थोड़े थोड़ा करके हर साल उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो जो हमारा अमाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया है वो इस साल कर दिया है, सपोज हमारा 10 लाख, लेकिन उसमें से अभी जो 90 लाख हमारा राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, तो दे आर बेसिकली लॉसेस नॉट येट रिटन ऑफ। तो ये आपने देखा था कि फिक्टिशियस असेट हमारा बेसिकली और कुछ नहीं, हमारे लॉसेस या खर्चे हैं जो हमने अभी तक अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं किए हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिनको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया है या राइट ऑफ नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ असेट हो गए। तो बस अब इनको हमने फिर डिटेल में एक एक करके आपको समझा देने का है। आप ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का बना के फिर उसके बाद उसको एक एक करके समझा दीजिएगा कि आपके फिक्स असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल और लिक्विड असेट्स, ठीक।
और फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो बस अब आपको यहाँ पे बताना है कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा था बच्चों प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आपने देखा था एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। इट इज नॉर्मली कैटेगराइज इनटू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कैटेगराइज करते हैं, या पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कैसे नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो अभी उसका उतना टेंशन मत लो, सिर्फ इतना याद रखो कि प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कैटेगराइज करते हैं। इट इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल एज इट इज एडेड टू द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिट, इतना याद रखो, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, अभी इतना याद रखो कि जो हमारा प्रॉफिट आता है ना बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है ना ओनर का कैपिटल, उसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। तो इतना याद रखो। अब क्या बोल रहे हैं वो, एक एग्जाम्पल दे दिया है, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख का गुड है, उसको हमने 1,20,000 पे बेचा। ठीक है, तो 1,20,000 क्या हो जाएगी बच्चों, हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। और 1 लाख का गुड था, तो 1 लाख हमारा कॉस्ट था उस गुड्स का। 1 लाख का आपने गुड्स खरीदा और उसको आपने 1,20 में बेचा, तो 1,20 आपका क्या हो जाएगा, सेल, दैट इज रेवेन्यू। और 1 लाख क्या हो जाएगा आपका परचेज एक्सपेंस, है ना, टू जनरेट दिस रेवेन्यू। तो आपका 1 लाख एक्सपेंस हुआ इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इसलिए आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बच्चों क्या हो जाएगा, 20,000, दैट इज 1,20,000 माइनस 1 लाख। तो ये आपने देख लिया कि आपका प्रॉफिट कैसे निकल गया। तो आपने एक चीज देखी कि प्रॉफिट जो होता है ये हमारा डे टू डे बिजनेस को जो कैरी करते हैं, जो हमारा बिजनेस जिसमें जनरली डील करता है, जिन एक्टिविटीज़ में, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनसे जो हम इनकम कमा रहे हैं वो हमारी प्रॉफिट होता है। लेकिन बच्चों गेन क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम, ये बिल्कुल याद रखो यहाँ पे, इट अराइजेस फ्रॉम इररेगुलर एक्टिविटीज। इररेगुलर एक्टिविटीज या नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन मतलब वो ऐसे ट्रांजैक्शन जो बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग मतलब कभी कभार, कभी कभार होने वाले ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो अब जैसे डेली आप गुड्स खरीद रहे हो बेच रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपका बिजनेस ही है, तो ये आपके रिकरिंग ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, ये आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो गए। लेकिन सपोज आपने एक मशीनरी खरीदी, उसको आपने 5-6 साल यूज़ किया, अब आपको लगा कि नहीं यार अब ये इसको बेच देना चाहिए, मैं थोड़ा और अपग्रेडेड मॉडल लूँगी मशीनरी का। तो वो मशीनरी जो बेच रहे हो ना, वो आपका बच्चों नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो आप कभी कभार करते हो ऐसा, या ये आपका इररेगुलर एक्टिविटीज़ है, ये आपका बिजनेस से एकदम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में नहीं आता आपका वो, तो उससे जो अब निकलेगा वो गेन निकलेगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ गेन इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर इंसिडेंटल टू बिजनेस अदर देन ऑपरेटिंग। तो हमारे ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बच्चों, हमारे गुड्स बेचना खरीदना, ये हमारे ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, लेकिन तो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हमारा गुड्स खरीदना बेचना हो गया, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो उनसे अलग हटके हैं वो हमारे दूसरे अदर देन जो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है उनसे हमारा निकलेगा गेन। अब एग्जाम्पल देख लो, एन ओल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू, 20,000 की बच्चों बुक वैल्यू मशीनरी की थी, उसको हमने 25,000 में बेचा। क्या मतलब है, सपोज ऐसा मान के चलो आपकी 1 लाख की मशीनरी थी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, आप उस पर, आपको ये याद है कि हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीनरी पे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अब इतना समझो कि हर साल उसकी वैल्यू गिरती गई गिरती गई गिरती गई, और उसको हम डेप्रिशिएट करते गए, और एंड में जाके जब हमको वो मशीन बेचनी है 4-5 साल यूज़ करने के बाद, तो उसकी वैल्यू रह गई सिर्फ और सिर्फ 20,000। जैसे बच्चों आप समझ लो, आपने फ़ोन खरीदा, तो आपने 20,000 का फ़ोन खरीदा, आप उसको 2-3 साल यूज़ करते गए, तो उसके बाद जब आप उसको बेचने जाएंगे ना, तो वो 20,000 का नहीं बिकेगा, वो हो सकता है 6 या 8,000 का बिके। ठीक है, तो सिमिलरली आपने अपने हिसाब से उसकी वैल्यू गिरती गई मशीनरी की 1 लाख की, और वो हमारी हो गई 20,000। 20,000 का अब उसका वैल्यू बचा मशीनरी का, लेकिन हमने उसको कितने में बेच दिया बच्चों, उसको हमने बेच दिया 25,000 में। तो इसलिए हमको गेन कितने का हो गया बच्चों, हमें हो गया 5,000 रुपये का गेन। ठीक है, हमने क्योंकि 20,000 का उसका बुक वैल्यू बचा था मशीनरी का, और उसको हमने 25,000 में बेच दिया। तो हेंस द सेल ऑफ द ओल्ड मशीनरी
एक इरेगुलर एक्टिविटी है, मशीनरी को बेचना रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, हम आए दिन नहीं बेचते रहते हैं मशीनरी, हम कभी कभार बेचते हैं, इरेगुलर एक्टिविटी है, इसीलिए हम उसको जो ये 5,000 आएगा ना बच्चों, ये हमारा गेन हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज़ गुड्स खरीदने बेचने से रिलेट जब हम लोग निकालेंगे हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, वो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन वहीं हम जब अगर कोई इरेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं जो हम कभी कभार करते हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अलग हटके है, ठीक है, तो उसके द्वारा हमारा गेन निकल जाएगा। ठीक है, तो यह आपने देख लिया प्रॉफिट और गेन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉफिट मतलब याद रखना डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड, और गेन मतलब जो कभी कभार हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनसे जो हम फ़ायदा कमा रहे हैं वो हमारा गेन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, बहुत सिंपल, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो बस इसमें आपको याद आ जाएगा तुरंत, रोज रोज उठकर चाय, तो बस यही समझा देने का है आपको। रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। तो बस इसमें आपने यही कहा था कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमारी भरोसेमंद होनी चाहिए, हमारी उसका रेलिवेंस, उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए मतलब कंपेयर कर सकें हम उसको इंटर फॉर्म भी और इंट्रा फॉर्म भी। ये हमने बहुत डिटेल में समझा था और सीखा था, तो इसको आप उसके चैप्टर में जाके चेक कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ देखते जा रहे हैं कि आपको क्या क्या आंसर्स देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या था बच्चों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग का रोल क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में, आप ये बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने देखा कि अकाउंटिंग इवॉल्व होती रही है टाइम दर टाइम, जैसे जैसे जो नीड्स आते जा रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी अकाउंटिंग भी इवॉल्व होती जा रही है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना नहीं है, अब क्या और करना है, ऑल्सो टू प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को, ठीक है, असिस्ट करना बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्लानिंग में। ये सारा अब हमारा रोल बन चुका है अकाउंटिंग का। ठीक, अब इसका हम जरा शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। क्या क्या आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करती है हमें। ठीक है, हमारे इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, तो हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है, हमें याद नहीं रखना पड़ता, सब कुछ अब हमारे पास रिकॉर्डेड रहता है। फिर एंड यूज़र को इन्फॉर्मेशन देती है, एंड यूजर्स को जो इतने सारे इंटरेस्ट हैं कि भैया हम इसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, बस तो यहाँ पर बच्चों हमारा एनसीईआरटी, हमने एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अब आपने देखा कि हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं, सब कुछ डिटेल में समझ लिया है हमने, उसका MCQs, HOTS ये सब भी पूरे डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम NCERT भी जो भी क्वेश्चंस थे हमारे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के, वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बस अब आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।